स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। अनाज यू नो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 16 के बारे में बात की है। तो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग कैरी फॉरवर्ड रूल भी हमें जानना ज़रूरी है, जो कि आर्टिकल 16(4)B में दिया है। ठीक है, यानी कि 16(4)B में उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग कैरी फॉरवर्ड रूल की ही बात करेंगे, क्योंकि बिना कैरी फॉरवर्ड रूल के आर्टिकल 16 हमारा अधूरा है। तो गाइज़, आज हम इसके इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे और क्या लिमिटेशन है कैरी फॉरवर्ड रूल की, क्या लिमिटेशन लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है, कब ये जोड़ा गया, आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइज़, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। तो गाइज़, कैरी फॉरवर्ड रूल को हिंदी में कहते हैं अग्रनयन का सिद्धांत या फिर अग्रनयन का नियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 16 में बात की थी रिजर्वेशन के बारे में, है ना। पहली बात तो हमने क्या बात की, 7 ग्राउंड्स हमें दिए गए थे कि इन ग्राउंड्स पे जो है इनमें से किसी भी ग्राउंड के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 हमें क्या बता रहा था, इक्वालिटी के बारे में। किस चीज़ के बारे में इक्वालिटी की बात हो रही थी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात हो रही थी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर हमें 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं कि इनमें से कोई भी ग्राउंड के बेस पे जो है किसी भी नागरिक के साथ में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में एक्सेप्शन लागू हो रहे हैं कि किस बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। गाइस, कैरी फॉरवर्ड रूल हम किसको कहते हैं कि जब भी कोई वैकेंसीज निकलती हैं, कोई भी पोस्ट निकलती हैं, तो तब क्या होता है, अगर किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से अगर पोस्ट निकली हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी के लिए पोस्ट निकली हैं, SC STs के लिए पोस्ट निकली हैं, अगर वो पोस्ट जो है, वो वैकेंसीज जो है अनफिल्ड रह जाती है, यानी कि भरी नहीं जाती है। सपोज़ कीजिए 10 वैकेंसी निकली हैं और वो 10 की 10 फिल नहीं की गई हैं या अनफिल्ड रह गई हैं, या उन 10 में से कुछ रह गई हैं जिनको भरा नहीं जा सका, तो उनको क्या होता है, उनको नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड ऑन कर दिया जाता है, ऐड अप कर दिया जाता है कि जब नेक्स्ट टाइम पे जॉब्स निकलती हैं, नेक्स्ट टाइम पे वैकेंसीज आती हैं, पोस्ट आती हैं, तो उसमें उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस ऐड करने को ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड रूल कहते हैं। यानी कि जो वैकेंसीज अनफिल्ड रह गई थी प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस टाइम जब वैकेंसी आई थी किसी भी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए, तो अगर वो अनफिल्ड रह गई हैं, आगे आने वाली जब भी वो रिक्ति आएगी, यानी जब भी वो पोस्ट आएगी, वैकेंसी आएगी, तो क्या होगा, उन पुरानी वाली जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं उनको उसके साथ में ऐड अप किया जाएगा। तो यही होता है कैरी फॉरवर्ड का नियम। यानी कि बची हुई पोस्ट को एज इट इज़ नहीं छोड़ा जाएगा, ना ही उस पर किसी और को जो है जॉब दिया जाएगा, या किसी जैसे अनरिजर्व कैटेगरी को। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में आगे। इस कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का केस है। इसके बारे में बात करने से पहले बात करते हैं प्रायर टू दिस केस, यानी इस केस से पहले क्या होता था। इस केस के आने से पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, SCs एंड ST के फेवर में 17% सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी थी। यानी कि 17% सीट का रिजर्वेशन मिलता था अगर ये वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती थी, यानी कि 17% वैकेंसीज जो है अगर ये अनफिल्ड रह जाती थी, तो आने वाले टाइम में जो होता था ये ऐड अप हो जाती थी और ये वैकेंसीज जो थी इनको फिल किया जाता था, यानी कि ऐड कर दिया जाता था। कब की बात है ये, इस केस से पहले की बात है। और आने वाले यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो ऐड हो जाती थी। यानी कि अगर ये अनफिल्ड रही वैकेंसीज, तो अनफिल्ड वैकेंसीज को क्या करते थे, ऐड कर दिया जाता था, आगे जो वैकेंसी आई उसमें प्लस कर देते थे, जोड़ देते थे। ठीक है, अगर ये वैकेंसीज क्या हो जाती थी, अनफिल्ड रह जाती थी, तो ऐड हो जाती थी आगे जाके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब क्या हुआ, 1961 में हाल ये हुआ दोस्तों कि 45 सीट्स में से 29 सीट्स जो थी वो SC और ST के लिए रिजर्व थी। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा 64% बैठ रहा था ये। ठीक है, टोटल ये बैठ रहा था 64%, यानी कि 64% सीट जो थी वो रिजर्व हो गई। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ों में क्या हुआ, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगी। फिर केस आया देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का केस आया। इसमें क्या कह दिया गया कि रिजर्वेशन तो मिल रहा है, वो तो ठीक बात है, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड रूल है, वो भी ठीक बात है कि पीछे जो है मतलब अगर वैकेंसी रह जाती हैं तो आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या होगा, वो ऐड हो जाएंगी। लेकिन 15, अगर ये जो सीमा है, ये जो रिजर्वेशन की लिमिट है, अगर ये 50% से ज़्यादा जो है हो जाती है, अगर कितनी हो जाती है,
50% से ज़्यादा हो जाती है, तब क्या होगा, तब उसको इनवैलिड माना जाएगा, यानी कि वो कैरी फॉरवर्ड इनवैलिड होगा। 50% से ज़्यादा की सीमा तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो गाइज आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए 16(4)B को जोड़ा गया 81st अमेंडमेंट 2000 के थ्रू, ठीक है। इस केस के बाद यानी अब आप देखिए 1964 का केस था, 50% की लिमिट की बात कर दी गई, लेकिन 16(4)B को जोड़ा गया, कैरी फॉरवर्ड रूल को जोड़ा गया, यानी कि एक तरह से कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बात की गई, इसको आर्टिकल को इंसर्ट किया गया 81st अमेंडमेंट 2000 के थ्रू, जिसमें कि क्या कह दिया गया, वो जो बात कही थी 50% वाली इनवैलिड वाली, है ना, तो यहाँ पर इसको 50% की लिमिट को बोल दिया गया कि भाई इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, 50% से अबव भी ये रिजर्वेशन जो है वो जा सकता है। तो दोस्तों चलिए आर्टिकल 16 का एक बार रिकैप ले लेते हैं। आर्टिकल 16 जो है हमें क्या बताता है, पूरा ओवरऑल छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 16 हमें क्या बताता है। पहला आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 हमें बताता है स्कोप के बारे में, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किन मैटर्स में, अपॉइंटमेंट के मैटर्स में एंड एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी होगी इन सब मैटर्स में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद 7 ग्राउंड्स दे दिए गए कि इन ग्राउंड्स के बेस पे जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद रेजिडेंस के बारे में बता दिया कि रेजिडेंस के बेस पे क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, एक्सेप्शन की बात हम लोगों ने की। उसके बाद एक और एक्सेप्शन आ गया कि बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट को पावर दे दी गई कि अगर उनका जो है एडिकेट उनका जो है रिप्रेजेंटेशंस नहीं है ना, अगर वो बैकवर्ड क्लास से हैं और वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर नहीं है, एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनके लिए भी प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, यानी कि आरक्षण, यहाँ पर भी आरक्षण की बात हो रही है। उसके बाद 4A जोड़ दिया गया, प्रमोशन में भी आरक्षण की बात की गई, ठीक है। उसके बाद 4B में जो है जो 50% की हम लोगों ने अभी केस में बात की है, तो अनफिल्ड वैकेंसी जो 50% है, पहले केस में बोल दिया गया था कि क्या कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 4B जोड़कर बोल दिया गया कि ये 50% से अबव हो सकती है, यानी कि इसको लाइक 50% को क्रॉस कर सकती है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में क्या कहा गया, 10% रिजर्वेशन की बात हो रही है, जो लोग भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी कि इसके अंदर सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उन लोगों को भी शिकायत दूर हो गई, जो लोग कहते थे कि हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन हम लोगों को जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो इसमें सारी कैटेगरीज को जो है कवर अप कर लिया गया है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि EWS की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है EWS के बारे में कंप्लीट नॉलेज की। सो गाइज ये था हमारा आर्टिकल 16 और कैरी फॉरवर्ड रूल। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।